नमस्कार मित्रों, मैं दिनेश डडसेना आप सबका हमारे चैनल CGPSC सोर्सेज में स्वागत करता हूं। आज हम ओबीसी क्रीमी लेयर के बारे में बात करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि ओबीसी के 8 लाख से अधिक आय वाले व्यक्ति क्रीमी लेयर की श्रेणी में आते हैं और वे ओबीसी कैटेगरी से क्वालिफाई नहीं हो सकते, पर यह पूर्ण सत्य नहीं है। प्रस्तुत वीडियो में ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के 8 लाख की सीलिंग की भ्रांतियों पर चर्चा करेंगे। हर शब्द का अपना एक इतिहास होता है और किसी टॉपिक को समझने के लिए उन शब्दों की उत्पत्ति की पृष्ठभूमि को समझना ज़्यादा आवश्यक होता है, तब हम किसी टॉपिक को अच्छी तरह समझ पाते हैं। इसलिए सबसे पहले हम क्रीमी लेयर शब्द और उसकी पृष्ठभूमि के बारे में जानते हैं। क्रीमी लेयर टर्म का इस्तेमाल ओबीसी जातियों के उन व्यक्तियों के लिए होता है जो अपेक्षाकृत ज़्यादा समृद्ध और पढ़े लिखे हैं। इस टर्म का पहली बार प्रयोग सत्यनाथन कमीशन ने 1971 में किया था, जिसका कहना था कि सरकारी नौकरियों में ऐसे लोगों को आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए। बाद में इसका इस्तेमाल जस्टिस रामनंदन कमेटी ने भी किया था। अब यहाँ दो सवाल पैदा होते हैं, सत्यनाथन कमीशन 1971 क्या है और जस्टिस रामनंदन कमेटी क्या है। पहला, सत्यनाथन तमिलनाडु राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष थे और जस्टिस रामनंदन कमेटी का संबंध 1993 में क्रीमी लेयर की पहचान करने के लिए मानदंड तय करने वाली कमेटी से है। अब समझते हैं क्रीमी लेयर लागू होने की पृष्ठभूमि क्या थी। ओबीसी के संबंध में क्रीमी लेयर की उत्पत्ति कैसे हुई, कहां से आया, इससे आप तो परिचित ही हैं, फिर भी इस पर बात कर लेते हैं। मंडल आयोग की सिफारिशों के कारण केंद्र सरकार ने केंद्र सरकार की सेवाओं में 27% पदों को आरक्षित करने के आदेश को इंदिरा साहनी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। इस फैसले में उच्चतम न्यायालय ने 16 नवंबर 1992 को अन्य पिछड़ा वर्ग से सामाजिक और आर्थिक रूप से संपन्न व्यक्तियों के कौन होंगे और उसका आधार तय करने का निर्देश दिया था। फरवरी 1993 में जस्टिस रामनंदन कमेटी ने ओबीसी के क्रीमी लेयर की पहचान करने के लिए मानदंड तय करते हुए 10 मार्च 1993 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। इस रिपोर्ट के आधार पर ही यह तय किया गया कि किन किन श्रेणियों के व्यक्ति को क्रीमी लेयर में शामिल किया जाएगा और किन व्यक्ति को क्रीमी लेयर से बाहर रखा जाएगा। 8 सितंबर 1993 को जारी अधिसूचना के अनुसार 6 श्रेणियां तय की गई, जो निम्न हैं। पहला, संवैधानिक पद। दूसरा, केंद्रीय तथा राज्य सरकारों के समूह का और समूह का के अधिकारी PSU तथा सांविधिक निकायों, विश्वविद्यालयों के कर्मचारी। सशस्त्र बलों में कर्नल और उससे ऊपर तथा अर्धसैनिक बलों में समतुल्य। डॉक्टर, वकील, प्रबंधन परामर्शदाता, इंजीनियर इत्यादि जैसे व्यावसायिक व्यक्ति। कृषि भूमि अथवा खाली भूमि और अथवा भवनों के संपत्ति मालिक तथा आय संपदा के करदाता। अब बात करते हैं ओबीसी की नॉन क्रीमी लेयर स्थिति का निर्धारण करने की आय सीमा और उसके मानदंड पर। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर उम्मीदवार के रूप में लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक के माता पिता की वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। आय में गणना किसकी होगी, यह जानना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्रीमी लेयर की स्थिति के लिए वार्षिक आय की गणना के लिए वेतन और कृषि आय को आय नहीं माना जाता है। जहां तक सरकारी कर्मचारियों की बात है, यह तो प्रवेश कैडर और पद को ध्यान में रखा जाता है। किसी भी उम्मीदवार की क्रीमी लेयर स्थिति निर्धारण करने के लिए आय धन परीक्षण को लागू करते समय वेतन से आय और कृषि भूमि से आय को ध्यान में नहीं रखा जाएगा। इसका अर्थ है कि यदि वेतन और कृषि के अलावा अन्य स्रोतों से आय 8 लाख से अधिक है तो उम्मीदवार को क्रीमी लेयर के रूप में माना जाएगा। आप ध्यान दें कि यहाँ आय केवल माता पिता की आय को दर्शाता है, न कि उम्मीदवार की आय को। एक उम्मीदवार की क्रीमी लेयर स्थिति उसके माता पिता की स्थिति के आधार पर निर्धारित होती है, न कि उसकी अपनी स्थिति या आय के आधार पर या उसके पति या पति पत्नी के आधार पर। इसलिए किसी व्यक्ति की नॉन क्रीमी लेयर की स्थिति का निर्धारण करते समय उम्मीदवार या उसके पति या पत्नी की स्थिति को ध्यान में नहीं रखा जाएगा। संक्षेप में कहें तो ओबीसी की नॉन क्रीमी लेयर स्थिति का निर्धारण करने के लिए उम्मीदवार की आय पर विचार नहीं किया जाता है, भले ही आप करोड़पति हों।
क्रीमी लेयर में कौन शामिल है? पहला, अति विशिष्ट व्यक्ति, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च व उच्च न्यायालय के न्यायाधीश इत्यादि। केंद्र या राज्य के शासकीय या सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारी। माता पिता में से कोई एक डायरेक्ट क्लास 1 ऑफिसर भर्ती हुआ हो। माता पिता दोनों क्लास 2 ऑफिसर भर्ती हुए हो। पिता डायरेक्ट क्लास 2 ऑफिसर परंतु 40 वर्ष की आयु के पूर्व क्लास 1 में पदोन्नत। माता पिता में से कोई एक मिलिट्री में कर्नल या उसके ऊपर के स्तर का अधिकारी। व्यापार, उद्योग और व्यवसाय में लगे ऐसे व्यक्ति जिनकी पिछले लगातार 3 वर्षों में कुल वार्षिक आय प्रति वर्ष अलग अलग 8 लाख रुपए से अधिक हो। जिनकी वेतन एवं कृषि भूमि की आय को छोड़कर पिछले लगातार 3 वर्षों में कुल वार्षिक आय प्रति वर्ष अलग अलग 8 लाख रुपए से अधिक हो। सार्वजनिक उपक्रमों में सभी कार्यरत कार्यकारी स्तर के पदों, बोर्डों स्तर के अधिकारी। क्रीमी लेयर की जो 8 कैटेगरी मेरे द्वारा बताई गई है, उनके बच्चों को छोड़कर लगभग सभी को नॉन क्रीमी लेयर का लाभ मिलता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो आपके माता पिता सीधे तौर पर क्लास 1 या क्लास 2 के पद में भर्ती नहीं हुए हैं, या वे किसी भी संवैधानिक पद जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल पर नहीं है, तो आप नॉन क्रीमी लेयर ओबीसी के अंतर्गत आते हैं। अब जानते हैं नॉन क्रीमी लेयर में कौन कौन शामिल हैं। अगर पिछले 3 वर्षों में आपकी आय 8 लाख से कम है तो आप नॉन क्रीमी लेयर के योग्य हैं। यदि आपके माता पिता की आय 8 लाख से अधिक है लेकिन उनकी रैंक ग्रुप बी अधिकारियों से कम है तो भी आप नॉन क्रीमी लेयर के अंतर्गत आएंगे। लेकिन यदि केवल माता पिता में से कोई एक क्लास 2 अधिकारी है या क्लास 2 के अधिकारी से नीचे के सभी अधिकारी आरक्षण के नियमों का लाभ उठाने के हकदार हैं, जब तक कि उनके वेतन और कृषि भूमि के अलावा अन्य आय निर्धारित 8 लाख से अधिक नहीं है। कहने का अर्थ यह है कि वेतन से आय और कृषि भूमि से आय को ध्यान में नहीं रखा जाएगा, अर्थात यह क्रीमी लेयर के प्रमाण पत्र का निर्धारण कारक नहीं है। अब जानते हैं कि ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट की वैधता क्या है। नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र ओबीसी उम्मीदवारों के लिए लागू होता है जो आय धन परीक्षण नियमों के तहत आता है। नियुक्ति की वर्ष से पहले के 3 वित्तीय वर्षों के दौरान अर्जित आय के आधार पर आय सीमा तय की जाती है। हालांकि एक उम्मीदवार की ओबीसी स्थिति केवल तभी बदल सकती है जब संबंधित उम्मीदवार के समुदाय को ओबीसी सूची से हटा दिया जाता है, जबकि उसकी क्रीमी लेयर स्थिति कभी भी बदल सकती है। इसलिए ओबीसी प्रमाण पत्र के लिए एक निश्चित वैधता अवधि निर्धारित करना संभव नहीं है। अधिकांश व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए एक ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट की वैधता को 1 वर्ष माना जाता है। यदि आपका ओबीसी एनसीआर प्रमाण पत्र 1 वर्ष से पहले प्राप्त किया गया था तो परीक्षा के लिए आवेदन करने से पहले या किसी कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले आपको नया ओबीसी एनएसीएल प्राप्त कर लेना चाहिए। इसलिए जब आपकी नियुक्ति होती है तो उस समय का आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होता है। जब क्रीमी लेयर अवधारणा पेश की गई थी तो आय सीमा 1 लाख रुपया प्रति वर्ष निर्धारित की गई थी। इसके बाद इसे 2004 में बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए किया गया। 2008 में इसे बढ़ाकर 4.5 लाख रुपए किया गया। 2013 में 6 लाख रुपए किया गया और 2017 में 8 लाख किया गया, जो अभी भी लागू है। डिस्क्रिप्शन में भारत सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा ओबीसी के नॉन क्रीमी लेयर के मानदंड के पीडीएफ का लिंक दिया गया है, जहां से आप डिस्प्ले में दिख रहे डॉक्यूमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।